कृष्णा और विवान दो बहुत अच्छे दोस्त देवापुर गांव में रहते थे। अपनी गहरी दोस्ती के कारण उन्होंने बिल्कुल अगल बगल घर बनाए थे। वो दोनों साथ मिलकर उसी गांव में जलेबी बनाकर बेचा करते थे। दोनों को ही जलेबी की बिक्री से कोई लाभ नहीं हो रहा था और दोनों को ये बात अंदर ही अंदर खल रही थी, लेकिन कभी किसी ने एक दूसरे से कुछ कहा नहीं। घर की हालत अधिक दयनीय हो जाने पर कृष्णा की पत्नी कावेरी का दिल स्वार्थी होने लगा और एक दिन उसने कृष्णा से यूं कहा, हो सकता है कि तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी समस्याओं का सामना करो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहती हो। तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों इस गांव में एक ही चीज जलेबी बेचते हो। इस वजह से दोनों ही परिवारों को ठीक ठाक आमदनी नहीं हो पाती। अब से सिर्फ तुम ही जलेबी का धंधा करो और अपने दोस्त से कहो कोई और धंधा करे। कावेरी, मैं उससे बात कर लूंगा, हो सकता है वो हमारे लिए कोई दूसरा धंधा करने की योजना बनाए। उससे हम बाद में बात कर लेंगे। पहले हम गांव के सरपंच से मिलते हैं और उसे कुछ पैसे देकर कहते हैं कि हमारे अलावा किसी और को गांव में जलेबी का धंधा करने ना दे। सरपंच से बात करने से क्या होगा? फिर केवल हम ही जलेबी का व्यापार करेंगे और तुम्हारे दोस्त को नहीं करने को मिलेगा। फिर सब लोग हमारे पास ही जलेबी खरीदने और खाने आएंगे। हमारी ज्यादा जलेबियां बिकेंगी और हमें ज्यादा फायदा होगा। फिर हम अपनी शहर में पढ़ रही बेटी राम्या के लिए शादी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ सकते हैं। मेरी बात सुनो। कावेरी ने जो कहा तो कृष्णा उसके बारे में सच में सोचने लगा और उसे लगा कि यही सही रहेगा। उस समय कृष्णा ने अपने मित्र और उसके परिवार की परवाह नहीं की और स्वार्थी होकर वो केवल अपने परिवार की सुख समृद्धि के बारे में सोचने लगा। कावेरी, जो तुमने कहा वो सही है। चलो अब और देर नहीं करते और पैसा लेकर सरपंच से मिल ले। दोनों पैसे लेकर सरपंच के घर जाने लगे। रास्ते में कृष्णा को देखकर भी उन्होंने उसे अनदेखा किया। कृष्णा ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी कीर्ति को इस बारे में बताया। सारी बात सुनकर कीर्ति को भी बड़ा अजीब लगा। उधर कावेरी और कृष्णा ने सरपंच से अपने जलेबी के व्यवसाय के बारे में चर्चा की और उसे कुछ पैसे दिए। सरपंच दामोदर ने पूरे गांव में इस बात की घोषणा भी करवा दी। विवान और उसकी पत्नी ये घोषणा सुनकर चौंक गए। वो तुरंत कृष्णा के पास गए और उनसे व्यापार से अलग ना होने की विनती करने लगे, लेकिन कृष्णा और कावेरी ने उनकी एक ना सुनी, बल्कि उन्होंने टिप्पणी कर दी कि विवान और कीर्ति को उनका आगे बढ़ना पसंद नहीं। फिर विवान और कीर्ति सरपंच दामोदर से मिलने गए। देखो विवान, इस गांव में केवल कृष्णा का जलेबी का व्यवसाय चलाने के लिए उसने मुझे 1 लाख दिए। 2 लाख दे दो तुम। सच में अगर मेरे पास इतनी रकम होती तो मैं आपसे मदद मांगने के लिए नहीं आता, सीधा पुलिस स्टेशन जाता और उसे यहाँ लेकर आता। इस बात पर सरपंच क्रोधित हो गया और उठकर चला गया। विवान और कीर्ति दुखी होकर अपने घर लौट गए। दोनों अपने घर के पिछवाड़े पे चिंतित होकर बैठे थे कि अचानक, चिंता मत करो, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। विवान और कीर्ति आश्चर्य में इधर उधर देखने लगे। उनकी नजर अपने सामने एक जादुई पेड़ पर गई जो उनसे बात कर रहा था। जब मैं एक पौधा था तो मुझे बाकी बेकार पौधों के साथ हटाया जा रहा था, लेकिन तब तुमने आपत्ति की थी और मुझे अपने घर ले आए थे। तब से मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ। तब मुझे ये बताने का मौका नहीं मिला कि मैं एक जादुई पेड़ हूँ, लेकिन अब मिल गया है और मैं ये मौका नहीं चूक सकता। अब निश्चित ही मैं आपके लिए अपना आभार प्रकट करूंगा। तुम क्या कर सकते हो? मैं तुम्हें एक जादुई मशीन दूंगा जो जलेबी तैयार करेगी। पेड़ के ऐसा कहते ही उनके सामने एक जादुई जलेबी मशीन आ गई। उस मशीन से जलेबियां निकलने लगी और उन जलेबियों का स्वाद बड़ा ही मजे का था। विवान और कीर्ति बड़े खुश हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर पेड़ को धन्यवाद दिया। फिर कीर्ति बोली, लेकिन हमारे पास ये जादुई जलेबी होने के बावजूद गांव में जलेबियां बेचने का अधिकार नहीं रहा। हाँ, तुम सही कह रही हो, ये तो मैं भूल ही गया। हाईवे पर तो तुम्हारी जमीन है, तुम वहां जलेबियां बेच सकते हो। गांव में बेचने से दिक्कत है, लेकिन वो जमीन तो गांव से बाहर है, वहां कुछ नहीं होगा। विवान और कीर्ति को लगा कि जादुई पेड़ ने जो कहा वो किया जा सकता है।
उन्होंने अपनी हाईवे वाली जमीन के पास एक टिन शेड लगाया और उसमें जलेबी बेचने की जादुई मशीन को लगा दिया और जलेबी बेचना शुरू कर दिया। कीर्ति और विवान वहाँ खुशी से रह रहे थे। उधर गांव में कोई भी कृष्णा से जलेबी नहीं खरीद रहा था, जिससे उसकी जलेबियां और जलेबी बनाने का सामान बर्बाद होने लगा था। कुछ समय बाद कृष्णा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और उसके परिवार को खाने के लाले भी पड़ गए। अब कृष्णा को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसे अपने मित्र के साथ किए गए धोखे पर खेद महसूस हो रहा था। वो तुरंत अपने मित्र विवान से जाकर मिला और उससे कहा, मैं स्वार्थ में अंधा हो गया था मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हें कितना डांटा और बेइज्जत किया, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। कृष्णा दुख से रोने लगा। विवान ने अपने मित्र कृष्ण को क्षमा कर दिया और उसे अपने धंधे में फिर से शामिल कर दिया। तब से दोनों दोस्त फिर से मिलकर जलेबी का धंधा कर रहे हैं और अपना अपना परिवार खुशी से चला रहे हैं। प्रताप वर्मा एक वैज्ञानिक था जो रसूलपुर गांव में रहता था और रोबोट तैयार करता था। उसने गांव की पहाड़ी के पीछे अपने घर में ही एक प्रयोगशाला बनाई थी। उसने 3 रोबोट तैयार कर लिए थे जो कि अच्छे काम करने के लिए बनाए गए थे। वर्मा उन रोबोटों को देखकर बड़ा खुश था। जैसा सोचा था मैंने इन 3 रोबोट को पूरा कर लिया है, अब मुझे इनका परीक्षण करना होगा। वो इसकी योजना बनाने में व्यस्त था कि तभी राजू, उसका लैब तकनीशियन वहां आया। हेलो सर, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हैं सर। हाँ राजू, मैंने इन 3 रोबोट को पूरा कर लिया है और अब मुझे इनका परीक्षण करना है। तुम सही समय पर आए हो आज। दोनों ने तीनों रोबोटों को बाहर निकाला। फिर राजू ने एक जगह पर आग लगाई और एक फायर सिलेंडर वहां छोड़कर वापस आ गया। आग देखते ही रोबोट ने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर लिया और उसकी मदद से आग बुझा दी। प्रताप वर्मा को रोबोट का ये काम देखकर खुशी और सफलता का एहसास हुआ। फिर प्रताप वर्मा ने अपना पर्स अपनी लैब के बाहर एक पत्थर पर छोड़ दिया। जैसे ही राजू वो पर्स उठाकर भागने लगा, दूसरे रोबोट ने उसे पकड़ लिया और राजू को पीटने लगा। तीसरे रोबोट के परीक्षण के लिए राजू ने इधर उधर कूड़ा फैला दिया और तीसरे रोबोट ने मिनटों में वो कचरा साफ कर डाला। इस सफल परीक्षण के बाद प्रताप वर्मा और राजू ने रोबोटों को वापस प्रयोगशाला में रख दिया। धन्यवाद राजू, लैब का ध्यान रखना। मैं शहर के लिए निकल रहा हूँ, गांव में इन रोबोट्स के इस्तेमाल की अनुमति लेनी है। प्रताप वर्मा वहाँ से निकल गया और राजू लैब में आराम करने लगा। तभी प्रताप वर्मा का बुरा चाहने वाला कर्ण नाम का आदमी उस प्रयोगशाला में आ पहुंचा। वो राजू से बात करने लगा और उसने राजू से प्रयोगशाला के दरवाजे खोलने को कहा। उसने प्रयोगशाला में 3 रोबोट को देखकर राजू को धोखे से बेहोश कर दिया। वर्मा, रोबोट बनाने के लिए मेरे अलावा और किसी को प्रसिद्धि नहीं मिलनी चाहिए। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखना तेरे इन रोबोट्स का मैं क्या हाल करता हूँ। कर्ण ने ये सोचते हुए उन 3 रोबोट्स के चिप्स बदल दिए और तीनों रोबोट अब आपस में लड़ने लगे, जिससे पूरी प्रयोगशाला में खलबली मच गई। कर्ण जोर जोर से हंसता हुआ बाहर निकल गया। जब राजू को होश आया तो उसने 3 रोबोट्स को लड़ते हुए पाया। उसने तुरंत वर्मा को फोन किया और राजू की बात सुनकर वर्मा शहर का दौरा बीच में ही छोड़कर तुरंत अपनी प्रयोगशाला में लौट आया। रोबोटों को आपस में बेरहमी से लड़ते देख वो हैरान रह गया। उसकी प्रयोगशाला पूरी तरह तहस नहस हो गई थी। राजू ने वर्मा को कर्ण के वहां आने के बारे में बताया। अब अगर चिप्स को बदलना था तो पहले रोबोटों को नियंत्रित करके बंद करने की आवश्यकता थी, मगर कैसे? फिर भी वर्मा चिप बदलने के लिए रोबोट के पास गया, लेकिन रोबोट ने उसे दूर पटक दिया और वर्मा को गंभीर चोटें आईं। जमीन पर गिरे वर्मा को कुछ दूरी पर एक रोशनी दिखाई दी। फिर उसे याद आया कि किसी संकट की स्थिति में रोबोटों को नियंत्रित करने के लिए उसने एक रिमोट तैयार किया था। ये उस रिमोट की ही रोशनी थी। उसने लपक कर वो रिमोट उठा लिया और रोबोट्स की सेटिंग को पहले की तरह सही करके उन तीनों रोबोटों को उस रिमोट से नियंत्रित कर लिया। उन्होंने आपस में लड़ना बंद कर दिया। फिर उसने तुरंत उनकी सही चिप्स लगा दी और रोबोटों को ठीक कर दिया। रोबोटों के सामान्य हो जाने के बाद वर्मा ने वो रिमोट एक गुप्त तिजोरी में रख दिया। फिर जल्द ही
उसने सरकार से अनुमति ले ली और गांव उनमें रोबोटों का उपयोग करने लगा। अब तीनों रोबोट गांव में घूमते और सभी की रक्षा करते। अब उस गांव में कोई आग की दुर्घटना, चोरी या कचरा फैला हुआ नहीं दिखता था। गांव के लोगों ने प्रताप वर्मा को धन्यवाद दिया और आभार व्यक्त किया और वर्मा को अपने आविष्कारों से बहुत प्रसिद्धि भी मिली। वर्मा ने अपना काम जारी रखा और ऐसे और भी कई रोबोट्स बनाकर आम जनता की मदद की।